अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लर्न विद इंडिगो सीरीज स्टार्ट करने का मकसद ये था कि हम अपनी वर्दी ऑडियंस को रियल स्टेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में एजुकेट कर सकें। रियल स्टेट सेक्टर में एक बहुत ही कॉमन वर्ड हर खासो आम की ज़बान से सुनने को मिलता है, जो है एनओसी। एनओसी क्या होती है? एनओसी से बनता है जी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। किसी भी प्रोजेक्ट के लीगल होने में उसका एनओसी का अप्रूव होना सबसे ज़रूरी है। तो चलें हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये एनओसी कैसे ली जाती है। हर एरियाज के डिफरेंट बायलॉज होते हैं और पंजाब के अंदर डिफरेंट गवर्निंग अथॉरिटीज़ हैं। इस्लामाबाद की गवर्निंग अथॉरिटी को हम सीडीए कहते हैं, रावलपिंडी एंड इसके प्रेमिसेस के अंदर आरडीए है, लाहौर के अंदर एलडीए है एंड बाकी पंजाब के अंदर डिफरेंट टीएमएस ऑपरेट कर रही हैं। हर टीएमए की डिफरेंट बायलॉज हैं। पंजाब के अंदर कमोबेश तकरीबन बायलॉज सेम हैं। अगर मैं आरडीओ को देखूं तो आरडीए के अंदर अगर आपने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना है तो आपके पास कम से कम 100 कनाल का कम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड होना चाहिए, जो कि 60 फीट रोड पे होना चाहिए और आपकी फर्म SECP से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नंबर 1 रिक्वायरमेंट इज 100 कनाल का पीस होना चाहिए, वो 60 फीट रोड पे होना चाहिए एंड आपकी फर्म SECP से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जब ये तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद आप अपनी लैंड के साथ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं और अथॉरिटी में सबमिट करते हैं। तो चलें हम नज़र डालते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला डॉक्यूमेंट आता है जी नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रार या तहसीलदार इशू करता है, जो कि बताता है कि जिस लैंड पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्या ये शामलात की ज़मीन तो नहीं है या ये किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में करंटली या फ्यूचर में इन्वॉल्व तो नहीं होगी। अगर आपकी लैंड इन दोनों चीज़ों में क्लियर है तो आपको नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। सेकेंड डॉक्यूमेंट जो आपके साथ लगता है वो है कंपैक्टनेस सर्टिफिकेट, यानी कि आपका पीस ऑफ लैंड एक सिंगल कंपैक्ट पीस है। यानी अगर 100 कनाल है तो 100 कनाल इस तरह तो नहीं है कि 50 कनाल एक तरफ है, दरमियान में कोई और लैंड है एंड बाकी 50 कनाल दूसरी तरफ है। अगर आपकी पीस ऑफ लैंड कंपैक्ट है तो आपको कंपैक्टनेस सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया जाता है। इसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट आपके साथ लगता है वो है ERS, यानी कि इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी सर्वे। आजकल ये खासी अहमियत का हामिल है क्योंकि इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर हर प्रोजेक्ट के अंदर पानी का एक बहुत बड़ा मसला है। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी सर्वे आपको ये बताता है कि आप जिस एरिया के अंदर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने लगे हैं वहाँ पे पानी का लेवल और पानी की सिचुएशंस क्या हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी सर्वे ओके है तो उसके बाद आप अपना नेक्स्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, जो है अक्स शजरा, या उसको टोपोग्राफी भी कह सकते हैं। कॉमन ज़बान के अंदर हम उसको अक्स शजरा कहते हैं, जो कि आपको लोकल पटवार इशू करता है। इसके बाद आप अपनी लैंड की जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं कि जो आपकी सॉइल है जिसके ऊपर आप अपना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं, क्या ये इस काबिल है कि ये आपके रोड्स, आपकी बिल्डिंग, आपकी SPTs वगैरह को विदस्टैंड कर सकती। अगर आपको ये रिपोर्ट भी मिल जाती है तो उसके बाद आप ये सारी रिपोर्ट्स अपनी लैंड के डॉक्यूमेंट के साथ रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को जमा करवाते हैं। रिस्पेक्टिव अथॉरिटी इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को 2 इदारों की तरफ भेजती है। नंबर 1 इज वासा एंड नंबर 2 इज रेवेन्यू डिपार्टमेंट। वासा ये चेक करता है कि क्या वो अपनी सर्विसेज इन एरियाज के अंदर दे सकता है। अगर वो दे सकता है तो वो एक लेटर वापस रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को लिख देगा। सेम रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को रीवेरीफाई करेगा एंड इफ़ दे आर ओके वो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को एक लेटर लिख देगा कि आप इस प्रोजेक्ट को PP इशू कर दें या प्लानिंग परमिशन इशू कर दें। आप मार्केट में इसको PP के नाम से भी सुनेंगे, PPL भी कहा जाता है, PP1 भी कहा जाता है, प्लानिंग परमिशन भी कही जाती है। तो मुबारक हो जी, आपने पहला स्टेप NOC का ले लिया है जिसको आप प्लानिंग परमिशन कहते हैं। इस प्लानिंग परमिशन के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को प्लान कर सकते हैं, इसका लेआउट प्लान बना सकते हैं। इसी के साथ साथ आप 2 और NOCs भी ले सकते हैं, जो कि है जी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से। ये NOC आपको इसलिए लेना होता है कि आया आपकी लैंड किसी शामलात का हिस्सा तो नहीं है
या कोई ग्रीन एरिया तो नहीं है। अगर आपके ये दोनों पॉइंट्स वैलिड हैं तो आपको ये एनओसी भी अलॉट की जाती है। दूसरी एनओसी, अगर आपका प्रोजेक्ट एयरपोर्ट के कहीं पे करीब है तो आपको एविएशन की लेनी पड़ती है। उसके बाद वापस आते हैं अपनी एनओसी की तरफ। प्लानिंग परमिशन मिलने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को प्लान करके उसका लेआउट प्लान अकॉर्डिंग टू द बायलॉज ऑफ रिस्पेक्टिव अथॉरिटी बनाते हैं। उन बायलॉज के अंदर आता है कि जी आपने रेजिडेंशियल कितना एरिया छोड़ना है, आपके रोड्स कैसे होने चाहिए, एसपीटीज कैसे होने चाहिए, पार्क्स कैसे होने चाहिए, कम्युनिटी सेंटर, मॉल्स कहाँ पे कितने कितने एरिया पे होनी चाहिए। लेआउट प्लान बनाने के बाद आप दोबारा वो लेआउट प्लान रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को जमा करवाते हैं। रिस्पेक्टिव अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू बायलॉज उस लेआउट प्लान को चेक करती है एंड इफ इट्स ओके तो आपको एलओपी भी मिल जाता है। अगर आपने इससे पहले ईपीए एंड एविएशन के एनओसी नहीं ली तो अब उसको लेना लाजिम है। खैर, एलओपी मिलने के बाद आपका वो लेआउट प्लान फॉरवर्ड कर दिया जाता है दोबारा इंजीनियरिंग विंग की तरफ। इंजीनियरिंग विंग ये चेक करता है कि आया जो इस लेआउट प्लान के अंदर चीजें बताई गई हैं, लाइक आपके रोड्स, आपके एसटीपीज, आपके पार्क्स वगैरह, क्या वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल हैं या नहीं। इफ यस तो आपको एनओसी की तरफ एक और फर्दर स्टेप मिल जाता है। एंड द फाइनल स्टेप इज एक ओपन कचहरी लगाई जाती है जिसमें लोकल लोगों से पूछा जाता है कि क्या वो इस प्रोजेक्ट से सेटिस्फाइड है, उनको इस प्रोजेक्ट से कोई मसला तो नहीं है। इफ द आंसर इज यस, इफ द आंसर इज पॉजिटिव तो जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट द एनओसी ऑफ योर प्रोजेक्ट। अब आपका प्रोजेक्ट एक एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट बन चुका है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 70% ऑफ द प्रोजेक्ट्स विदाउट एनओसी काम कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप खलूसी दिल से एनओसी अप्लाई करें और उसके लेने की नीयत हो, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों, तो मैक्सिमम 6 से 7 महीने में आपको आपकी एनओसी मिल जाती है। ये बात याद रखने वाली है कि विदाउट प्लानिंग परमिशन, विदाउट एनओसी आप अपने प्रोजेक्ट को सेल नहीं कर सकते। द मेन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है, इसकी मार्केटिंग की जाती है, इसको सेल कर दिया जाता है, उसके बाद एनओसी के लिए अप्लाई किया जाता है। जब आप सेल पहले कर देंगे और एनओसी नहीं लेंगे तो काफ़ी सारे इदारे एक्टिव हो जाते हैं, प्रोजेक्ट की एनओसी के अंदर काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो जब भी आपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, उस प्रोजेक्ट को स्टडी करना है, तो आपने ये देखना है कि आपका डेवलपर एनओसी के लिए कितना सीरियस है, आपके प्रोजेक्ट की एनओसी पिछले बताए गए स्टेप्स में से कौन से स्टेप पे स्टैंड करती है। एनओसी के बाद आपकी डेवलपमेंट का फेज स्टार्ट होता है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, खा वो वर्टिकल हो खा वो हॉरिजेंटल हो, दोनों एक्टिव हो जाती हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन के अंदर वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंस्ट्रक्शन किसी भी प्रोजेक्ट में किस तरह की जाती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।